एक छोटे सवाल से शुरू कर रहा हूं। सॉल्व फॉर x एंड y। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। हाँ, अगर आप इसको x और y के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं ही कर देता हूं। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर y। x के लिए सॉल्व करूंगा तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करूंगा। a1 b2 x b1 b2 y इज c1 b2। नीचे वाली को b1 से a2 b1 x b1 b2 y इज c2 b1। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इजंट इट। जब y के लिए सॉल्व करना होगा, आप ऊपर वाली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो a1 a2 x b1 a2 y c1 a2। नीचे वाली इक्वेशन को a1 से, तो a1 a2 x a1 b2 y इज a1 c2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गया, तो y की वैल्यू आएगी c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2। ठीक है जी। इस तरह से सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यूज आती हैं। मैं ना इसको भी ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा a1 c2 माइनस c1 a2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो, इन दोनों की जो डिनोमिनेटर है ना, वो ये है a1 a2 b1 b2। इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, a1 a2 b1 b2। इसको हम सिंपली ये बोलते हैं a1 b2 डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट। a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1। देखो सेम डिनोमिनेटर है दोनों का, a1 b2 a2 b1 a1 b2 a2 b1। इनका जो न्यूमरेटर है, जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला कॉलम हटा के वहां पे c1 c2 डाल दिए, c1 c2 b1 b2। तो वही c1 b2 माइनस c2 b1। जो y की वैल्यू है, जब y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y वाला कॉलम b1 b2 हटा के वहां पे c1 c2 डाल दिए, तो a1 a2 और c1 c2। देखो जरा ये बात समझ में आई। इसी को हम क्रैमर रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है कि x और y के कोफिशिएंट से बना ये ग्रिड, इधर भी x और y के सेम कोफिशिएंट से बना ग्रिड। जब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला कॉलम a1 a2 हटा के वहां के राइट में जो कांस्टेंट पड़े हैं वो डाल दिए। y की वैल्यू क्या है कि y वाला कॉलम हटा के b1 b2 हटा के वहां पे जो कांस्टेंट पड़े हैं वो डाल दिए। ये जो है ना, ये इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। 2 और समटाइम्स यही बोल देते हैं 2/2, बट चूंकि जो हम डिटर्मिनेंट हम पढ़ते हैं वो सिर्फ स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स ही हैं, तो इसीलिए 2/2 तक ही लिमिटेड है, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इस मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते टाइम, इस वाले मेथड को लगा के जो आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये राइट साइड में होने चाहिए, ठीक है ना। अब सपोज करो तीन इक्वेशन है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है जी। तो यहां से जो x आएगा वो क्या आएगा, d1 अपॉन d, या इसको समटाइम्स dx भी बोल देते हैं। जो y आएगा वो क्या आएगा, dy अपॉन d। जो z आएगा वो आएगा dz अपॉन d। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है,
और वो डिनोमिनेटर क्या है, वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है जी। dx क्या होगा कि d में पूरे x वाला कॉलम हटा दो और राइट साइड से कांस्टेंट उठा के डाल दो, तो d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। dy क्या होगा कि a1 a2 a3 पूरा y वाला कॉलम उड़ा दो, वहां पे d1 d2 d3 डाल दो, साथ में c1 c2 c3। और dz क्या होगा, दैट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c वाला कॉलम उड़ा दो, जो भी z वाला कॉलम है उसकी जगह पे डाल दो d1 d2 d3। ये जो है ये, इनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। बोलो जी, ये बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होती है, एंड सो सर d1 d2 d3 के हैं? वही dx dy dz, d1 x के लिए d2 y के लिए, जैसे ये है ना, इसको यहाँ पे भी हम इसको यही बोलेंगे ऊपर, ये इट इज dx अपॉन d और ये जो है ये dy अपॉन d। d क्या है, कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट, और dx dy dz क्या है कि x वाला कॉलम हटा के वहां पे कांस्टेंट डाल दिए, वो dx बन गया, ऐसे ही dy ऐसे dz। इनके क्या सॉल्यूशन होते हैं, जैसे 2/2 इज वेरी इजी, दिख रहा है कि डाउनवर्ड प्रोडक्ट a1 b2 a2 b1। इसको एक्सपैंड करने के दूसरे तरीके होते हैं, वो क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है ना। नाउ स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ ए डिटरमिनेंट। सर 1 मिनट के लिए ऊपर कर दो। सर हो गया। हाँ जी, किसी और को कोई परेशानी? रमनीक? अभी ये सिर्फ इक्वेशंस वाले समझाया है। हाँ बस यही कराया तो, शुरू ही तो किया है। ओके ठीक है ना। नाउ स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ ए डिटरमिनेंट। देखो जी, सपोज करो कि एक डिटरमिनेंट है, मैं 3/3 के डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसको हम बोलते हैं रो 1। मतलब रो 1 के एलिमेंट्स क्या है, a11 a12 a13, ये रो 1 के एलिमेंट्स है। इनको हम बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3। दैट्स वेरी ऑब्वियस। इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको बोलते हैं कॉलम 3। R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, कोई भी एलिमेंट aij कोई एलिमेंट है, दैट इज एलिमेंट ऑफ, सबसे पहला जो i है वो रो के लिए है, ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे a12 है, तो a12 क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो a12 किसके इंटरसेक्शन पे है, सेकेंड रो और थर्ड, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे a12 है। जो पहले वाला सिंबल है वो रो के लिए है, जो दूसरे वाला है वो कॉलम के लिए। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 21 का मतलब ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना। हमें कभी भी कोई 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सप्रेस करना होगा, हम ऐसे कर देते हैं सिंपली, डिटरमिनेंट aij 2/2। 3/3 का करना होगा तो डिटरमिनेंट aij 3/3।
मतलब इसमें आई और जे की वैल्यू 3 से 3 तक 1 से 3 वेरी करेगी, इस वाले में आई और जे की वैल्यू 1 से 2 वेरी करेगी। ठीक है ना। तो मुझे 2/2 का बनाना होगा, तो हम सिंपली क्या बना देंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक है मेरी ये बात। ये एक डिटर्मिनेंट का स्टैंडर्ड अपीयरेंस है, रो कॉलम वाइज। ठीक है। नाउ हियर कम्स माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। बल्कि ये ना बोलूं, माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो एक सेकंड, माइनस क्या होता है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई MIJ, और MIJ को क्या बोलेंगे, माइनर विद रेस्पेक्ट टू AIJ। मतलब AIJ एलिमेंट के रेस्पेक्टिव जो माइनर है उसको MIJ बोलते हैं। ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड, it is the value of the determinant remaining after removing ith row and jth column from it। कि गिवन डिटर्मिनेंट से ith रो jth कॉलम हटा दो तो जो बचा वो उस एलिमेंट के रेस्पेक्टिव माइनर है। ठीक है जी। एक छोटा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट 2/2 का अपने पास में है, A11 A12 A21 A22। कोई आपसे पूछे M11, M11 में आप क्या करोगे, इसका माइनर चाहिए, इसके वाली रो हटाओ, इसके वाला कॉलम हटाओ, तो जो बचा वो ही उसका माइनर है। तो M11 इज A22। M12 का चाहिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो, जो बचा वो उसका माइनर है A21। कोई पूछे M21 तो इसका रो इसकी कॉलम दोनों उड़ा दो, क्या बचा A12। M22 क्या, ये कॉलम ये रो उड़ गए, ये बचा, तो इट इज A11। तो माइनर क्या हुई किसी भी एलिमेंट के कि उसकी रो और कॉलम हटा दो, जो बचा वो अपना आंसर। ठीक है ना। अब मान लो डिटर्मिनेंट 3/3 का है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कोई आपसे पूछे M11 निकालो। अब M11 में क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, ये जो बचे इनको एक नए डिटर्मिनेंट में उठा के रख दो, ये M11 है। तो ये क्या बच रहा है, डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33। लिखा ना, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग ith रो jth कॉलम। कोई आपसे पूछे M22 बताओ, M22 में क्या, सेकंड रो सेकंड कॉलम गए, बचा 1 2 3 4, इन चारों को इसी ऑर्डर में एक डिटर्मिनेंट में रख दो। तो A11 A13 A31 A33, ये A22 के रेस्पेक्टिव माइनर है। क्लियर है मेरी बात। कोई हमको बोले M33 निकालो, तो M33 में क्या करना है
कि इसकी कॉलम इसकी रो उड़ा दी, ये बचा, ये M33 है। तो A11 A12 A21 A22। कोई डाउट किसी को माइनर्स में? और इनकी वैल्यूज हमें सबको आती है निकालनी, जैसे यही है, इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस माइनस दिस, A11 A22 माइनस A21 A12, ये इस माइनर की वैल्यू है। ठीक है मेरी बात? यस सर। नाउ हियर कम्स cofactors. Cofactors of the elements of a determinant. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं CIJ. CIJ is cofactor with respect to AIJ. कि जो AIJ एलिमेंट है उसके रेस्पेक्टिव जो कोफैक्टर है उसको CIJ बोलते हैं। और CIJ क्या होगा? CIJ is -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। कि उस एलिमेंट का माइनर निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर I प्लस J से। मेरी बात समझ में आ गई? अब बहुत आसान है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं C11, तो C11 क्या होगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। तो C11 बेसिकली M11 के बराबर है, और ये आपने ऊपर M11 निकाला था, ये रहा M11, तो C11 इसी के बराबर है। ठीक है ना? C12 निकालोगे अगर आप, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, तो ये हो गया माइनस ऑफ M12। C13 निकालूंगा वो भी M13 आ जाएगा। C22 निकालूंगा तो वो M22 आ जाएगा। C23 निकालूंगा तो वो माइनस ऑफ M23 आएगा। C31 निकालूंगा तो वो M31 के बराबर आ जाएगा। C32 निकालूंगा तो माइनस ऑफ M32 आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर आपको माइनस निकालने आते हैं तो आपको कोफैक्टर्स भी निकालने आते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये क्लियर है सबको? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? सॉरी है। नो सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। A determinant is given as Aij of 3 by 3 and Aij is 2 की पावर I plus 2 की पावर j। ठीक है? Aij is 2 की पावर I plus 2 की पावर j। Now find M12, C31 and C23। करो जी फटाफट से। पहले तो डिटरमिनेंट बनाओ सर M126 है। बस मुझे करने दे। दिस इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, सबकी वैल्यूज उठा के रख दो। A11 क्या बनेगा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 इज 2, तो 2 2 जा 4। A12, तो जैसे A12 क्या आएगा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 4 and 2 6। A13 हो जाएगा 8 into 10। A21 6, A22 8, A23 8 और 4 12, A31 10,
A32 12, A33 16, ये आया। ठीक है ना। अब पहला उसने आपसे पूछा M12, M12 क्या बनेगा कि A12 ये है, A12 वाली रो और उसको कॉलम उड़ा दो, 6 12 10 16, 6 12 10 16, तो इट इज 96 माइनस 120, तो M12 क्या आया -24, यही आ रहा है सबका युवराज? यस सर, आ गया। नहीं सर, मुझे जोर से गलती हो गई थी। नाउ M31, सॉरी C31 पूछा है। C31 क्या होगा? C31 इज M31, क्योंकि -1 की पावर 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, वो तो even है। अब M31 क्या होगा कि 31 ये रहा, इसकी रो इसका कॉलम उड़ाओ, 6 10 8 12, 6 10 8 12, 72 minus 80, it is -8. Then C23, it will be minus of M23, बाहर माइनस रखा है, M23 क्या होगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये हटाना है, ये हटाना है, बचेगा 4 6 10 12, 4 6 10 12, 48 minus 60, तो इट इज माइनस ऑफ -12, दैट इज 12। ये आंसर है। करे किसी के तीनों मैच? यस सर, यस सर। ठीक है ना। रोहित, विशाल, यस सर। चोपड़ा जी, यस चोपड़ा जी, हाँ जी सर। आज तो तेरे प्राण सूखे में, क्या बात? नहीं सर, थोड़ी क्या थोड़ी ज्यादा हो गई? नहीं नींद आ गई यार। अच्छा, थोड़ी नींद आ गई, मेरे को लगा थोड़ी ज्यादा हो गई। नहीं चलो नाउ हेडिंग डालो, वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। साथ साथ लिखते रहना, मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or any column be multiplied by their respective cofactors and added. If elements of any row or any column be multiplied by their respective cofactors and added, we get the value of the determinant. We get the value of the determinant. मतलब कि अगर एक डिटरमिनेंट डी है, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना। तो जैसे एक डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं। तो A11 C11, A12 C12, A13 C13, ठीक है ना। या मैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, A21 C21,
A22 C22 A23 C23, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग R2, ठीक है ना। या मैं पहले कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो A11 C11 A21 C21 A31 C31, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग C1। तो किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, ठीक है ना। किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मेरी बात समझ में आई? कर पाओगे ये काम? यस सर। एक छोटा सा नोट है, if elements of any row or any other column or any column elements of any row or any column be multiplied। अच्छा, रो का मतलब रो वाइज सारे ऑपरेशन है, फिर कॉलम नहीं इंक्लूड करना हमने, इसलिए बोल रहा हूं कोई भी रो या कोई भी कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाई respective elements respective cofactors of any other row or any other column, we get 0। और ये आप चाहे करके देख लेना, मतलब कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है, सपोज करो A11 A12 A13, इनको मल्टीप्लाई कर दो थर्ड रो के कोफैक्टर से C31 C32 C33 और फिर ऐड कर दो तो हमें मिलेगा 0, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और कॉलम के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0। सर हाँ जी बोलो। सर जो ये एक्सपेंशन अलोंग R1 की है, सर जो हम जैसे डिटर्मिनेंट वैसे सॉल्व करते थे ना, जो सर माइनस जे आता था, वो सर इसी कारण है कि C1 टू नेगेटिव कोफैक्टर, जो कोफैक्टर का माइनस है उस वजह से आ रहा है वो, ठीक है सर। और सर ये जो एक्सपेंशन खोली हुई है ये फिर वहीं से आई हुई है ना? हाँ हाँ हाँ, तुमने एक्चुअली क्या, तुमने सीधा वेक्टर प्रोडक्ट सीख लिया, ठीक है सर। तो हम एक क्रॉस भी निकालते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन शुरू करो छोटे छोटे से। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द डिटरमिनेंट, सॉल्व द डिटरमिनेंट। फर्स्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली। डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। बताओ जी क्या वैल्यू आएगी इसकी। पेन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए सोचो। -13। नहीं, गलत है। बोलो। -49।
नहीं, सर -52। -52। देखो ऐसे सवालों में नो डाउट हमने एक्सपेंशन लगाने ही लगाना है। एक्सपेंशन में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग लगा सकता हूँ, ठीक है। तो हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं उस रो के अलोंग एक्सपेंशन लगाऊं या उस कॉलम के अलोंग लगाऊं जिसमें ज्यादा जीरोस हो, ताकि वो जब A11, A12, A13 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो टर्म डायरेक्टली जीरो हो जाए। तो जैसे यहीं पे है, व्हाट वी शुड नीड टू डू कि एक्सपेंडिंग किसके अलोंग करूं, C3, इसके अलोंग इसको एक्सपेंशन करूं थर्ड कॉलम के अलोंग, ठीक है। तो जैसे आप एक्सपेंशन करोगे, ये D है सपोज करो, तो D की वैल्यू क्या आएगी 4A13, ये A13 है, इनटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर होगा प्लस साइन के साथ में, इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, -1 -12, -1 -12 प्लस 0 टाइम्स कुछ भी आए, प्लस 0 टाइम्स कुछ भी आए, क्योंकि ये दोनों तो 0 ही है, तो इनके साथ में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हुई 4 × -13 -52। बात समझ में आई मेरी, ठीक है ना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, D = 124 -120 313, ठीक है। सर फाइंड वो क्वेश्चन दोबारा समझाना सर, वो बोला किसने पूछा, मैंने सर। मैं कौन, नाम भी तो कुछ होगा, साहिल 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 ने। जब मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस कॉलम के एलिमेंट्स इनटू इसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। हाँ जी सर। तो पहले तो एलिमेंट 4, इसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर क्या बनेगा, ये गया -1 -12 -13, हाँ जी सर। फिर आया 0 + 0 इनटू इसका कोफैक्टर, अब कुछ भी हो 0 आ गया तो 0 ही रहेगा, यस सर। इनटू प्लस इसका कोफैक्टर 0 का वो आ जाएगा, बट ये 0 0 इसको 0 कर देंगे तो बस यही आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड D बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1 C2 and C3 and check values। अगर तीनों से आपकी वैल्यू सेम आ रही है तो वो ही आपका आंसर है, अगर किसी एक से भी डिफरेंट आ रही है तो अपना आंसर दोबारा चेक करो फटाफट से। करो जी एक्सपैंड और आंसर बताओ। देखो जी, अगर मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करता हूं, ध्यान से देखना, अलोंग R1 D's, ऐसा करते हैं, पहले तीनों एलिमेंट लिख लेते हैं। देखो 1 2 4, अब किसके कोफैक्टर में माइनस साइन आएगा, 2 वाले में, वो भी लगा दिया। अब सिर्फ आपने तीनों के माइनर लिखने हैं, ठीक है जी। नाउ 1 के अलोंग माइनर, ये गया 6, 2 के अलोंग माइनर -3 -0, तो 2 के अलोंग कितना हुआ -3, 4 के अलोंग माइनर -1 एंड -1 -6, तो -7, तो इट वुड बी 6 + 6 -28, तो इट इज -16, ठीक है जी। अब मैं ले रहा हूं इसको अलोंग C2 D's। अब जब आप C2 कर रहे हो तो पहले कॉलम 2 के तीनों एलिमेंट लिख लो, 2 2 1, किसके कोफैक्टर में माइनस साइन आएगा, इसके में आएगा और इसके में आएगा, तो इन दोनों के बाहर माइनस माइनस लगा लो, तीसरे के बाहर प्लस लगा लो, ठीक है जी। बाकी इनके माइनस रखने हैं, मैं साइन पहले लगा दिए हैं तो इसलिए माइनर रखने हैं। नाउ जी 2 के अलोंग माइनर -3 -0, -3,
दूसरे बीच वाले 2 के अलोंग माइनर ये गया 3 एंड -12, तो इट वुड बी -9। -1 के अलोंग माइनर ये गया तो ये 0 और ये +4 हो जाएगा, -4 तो +4, तो ये बचा 6 -18 -4, तो -22 + 6 -16। ऐसे देखोगे तो भी ये आंसर है। नाउ अलोंग C3 D की वैल्यू, चलो जिसके अलोंग देखते हैं। आप जब इसके अलोंग निकाल रहे हैं तो ये C3 है, पहले तीनों एलिमेंट लिख लो 4 0 3, ये एलिमेंट है A13, तो -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव, ये A23 इसके बाहर माइनस साइन आएगा, A33 इसके बाहर माइनस साइन नहीं आएगा, तो बस एक इसके बाहर माइनस साइन आना है, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। नाउ 4 के अलोंग माइनर -1 -6 -7, 3 के अलोंग माइनर ये गया 2 एंड +2 4 हो गया टोटल, तो इट इज -28 + 12, तो दैट इज -16। ये ऐसे हम एक्सपेंशन लगाते हैं। कर पाओगे आगे इसके सवाल? यस सर। कोई ऐसा जिसका अभी भी कोई मैच ना कर रहा हो? चलो जी, आज के बाद से दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम हम अलग अलग रोज और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे थे। नाउ यू गाइस विल बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, किसी के भी अलोंग एक्सपेंशन लगाओ, आपकी कॉल है, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इवैल्यूएट डेल्टा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta cos alpha minus sin beta 0 is what? करो जी। बोलो उसकी वैल्यू फटाफट से। सर 0 0, इसका आंसर है 0, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग, किसी के भी अलोंग कर लो, आई डू इट अलोंग R1, डेल्टा विल बी, देखो 0 इंटू समथिंग प्लस साइन अल्फा इंटू समथिंग माइनस कॉस अल्फा इंटू समथिंग, वो समथिंग क्या है, वो इसके कोफैक्टर आने हैं, ठीक है जी। अब साइन कन्वेंशन कैसे होता, इसके बाहर एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये A12 है, तो इसका जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं। नाउ 0 के साथ में तो कुछ भी आए, हमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। साइन अल्फा का माइनर ये गया, तो 0 माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फा का माइनर, तो ये गया और ये गया, क्या बचा, दिस माइनस दिस, तो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये आ रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दोनों साफ आंसर आ गया 0। ये सर ये बताना आपने साइन अल्फा के आगे माइनस क्यों लगाया था? इसके कोफैक्टर में माइनस आता ना। अच्छा ठीक है, 1 2
वो लगा दिया मैंने। क्या किया, मैं साइन पहले लगा ली, फिर माइनर गिन ली कोफैक्टर की जगह, वो एक ही हाँ बात। जी समझ गया। ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन हो, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर गिवन एज, ए दिया है मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स का ये सिंबल होता है बड़ा ब्रैकेट 3x(x1), बी दिया है मैट्रिक्स 3 2 4 1। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी देन फाइंड x। करो फटाफट से। सर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट एक ही तरीके से सॉल्व होता है ना? मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉर्मल तरह से होते हैं, अभी मैट्रिक्स कैसे होते हैं वो छोड़ दे, उनके सॉल्यूशन नहीं होते कुछ भी, बट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब सिंपल डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है। बोलो जी फटाफट बोलो। Sir, plus minus 2 root 2. 2 root 2 sir. प्लस माइनस 3x Minus 2 root 2. x1 इज डिटर्मिनेंट ऑफ b कितना होगा 3 2 4 1। ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज 3 माइनस 4 8, 3 माइनस 8, ये 3 से 3 गया तो एक्स स्क्वायर आ गया 8, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 2। 2 root. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? Yes sir. नाउ NCERT exercise 4.1 and 4.4, this goes to your homework। ठीक है, 15-20 मिनट का होमवर्क भी नहीं है, ये हो जाएगा आपसे। चलो आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखो, हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 जो आप काफी टाइम से करते आ रहे हो, फॉर 2 वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लेट अपने पास जो वेक्टर ए है वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, जो वेक्टर बी है दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a क्रॉस b क्या होता है, दैट इज i कैप j कैप k कैप, a1 a2 a3 b1 b2 b3। सबको पता है ये चीज? हाँ जी, सारे नॉन मेडिकल वाले बैठे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो सभी को निकालने आते होंगे। यस सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फॉर वेक्टर ए एस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर बी एस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, फाइंड a क्रॉस b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। करो फटाफट से। सर -7 i कैप -7 j कैप -7 k कैप और मैग्नीट्यूड 7 रूट 3। इतना फैंसी आ रहा है? यस सर।
हाँ जी माइनस सर, 7 आई कैप -7 जे कैप। -7 के कैप। ये रैंडम डाटा इतना फैंसी। पता नहीं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 7 अंडर रूट ऑफ 3। देखो जी सबका आ गया हो तो मैं उसी हिसाब से आगे चलूं, वरना मैं करूं उसको। यस सर। क्या है सर, करूं कि चलूं आगे? आगे चलो सर। आगे चलो। कोई भी, रमनीक, रोहित, विशाल। सर बोल तो रहा हूँ। अच्छा तू ही बोल रहा है, मुझे एक्चुअली Yes. दिखाई नहीं दे रहा कौन बोल रहा है, अब मैं देख लेता हूँ। हाँ जी साहिल, हाँ जी। अंश हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी। हैरी, पीयूष, यस सर। पुनीत, सर एक बार करा दो। देखो जी जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप 2 1 -3 3 -2 -1 ये आएगा। अब इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन ऐसे केसेस में हम जनरली रो 1 के अलोंग करते हैं, तो आई कैप के साथ कुछ, फिर जे कैप के साथ कुछ, फिर के कैप के साथ कुछ। अच्छा साइन क्या होगा? जे कैप के बाहर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये A12 है, तो इसके कोफैक्टर में -1 की पावर 1 + 2 जाएगा, बाकियों के बाहर प्लस साइन रहेगा। नाउ आई कैप का कोफिशिएंट क्या बनेगा? ये गया ये गया, -1 -6 दिख रहा है, ये -1 और ये भी -6 हो जाएगा, तो -7। जे कैप का कोफिशिएंट ये गया ये गया, -2 + 9 क्योंकि 3 और -3 हो गया -9 और एक माइनस और लगेगा तो -9, तो ये बन गया बेसिकली -2 + 9, तो ये 7 हो गया। के कैप के बाहर ये गया ये गया, -4 -3 -7, तो इट इज -7 आई कैप -7 जे कैप -7 के कैप। और आई होप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना तो हमें सबको ही आता है, ठीक है जी। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, area of a triangle formed by x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is half determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इस पूरे पे एक मॉड लगाते हैं, याद है? ये तो है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट, 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if, अगर इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 कर दूं, मतलब डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 क्या हो जाएगा? ये 0। 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे अगर इन तीनों से बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थर्ड, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through x1 y1 and x2 y2 is, 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 से पास होने वाली एक लाइन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी? अब देखो 2 पॉइंट तो x1 y1 हो गए और एक तीसरा पॉइंट कोई xy मान लेते हैं, ठीक है, और इन तीनों को क्या शो कर दो? कोलिनियर, तो इट वुड बी x1 y1 1 x2 y2 1 is 0। इन तीनों से बने हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। क्लियर है मेरी बात?
सर जो इस डिटर्मिनेंट से जो इक्वेशन ऑफ जो लाइन बन के आएगी वो इक्वल टू 0। हाँ मतलब जो भी जो दो लाइनों की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की जो इक्वेशन होती है तो वो यही बनेगी ना। हाँ, हम क्या करते हैं उसमें भी, एक तो x1 y1 x2 y2 तो है ही लाइन पे, यस सर, ठीक है ना। साथ में एक xy मान के उसका लोकस ही निकालना होता है ना। यस, तो मैंने xy को इनके साथ कोलिनियर शो कर दिया, ओके। ठीक है ना। हाँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, find the area of a triangle with vertices as with vertices as 3,8 minus 4,2 and 5,1. Find the area of a triangle with vertices as 3,8 minus 4,2 and 5,1. करो फटाफट से। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, जिसका ऊपर वाला हो जाए वो नीचे वाला शुरू हो जाए। शो दैट द पॉइंट्स a, b plus c, b, c plus a, c, a plus b are collinear. करो जी फटाफट से दोनों। सर 50 हो रहा है। 54 50 नहीं, गलत है। सर पहले वाले का 30.5 है। 30.5 सही है। सर दूसरा क्वेश्चन दिखाना। एक सेकंड, ये लीजिए। आसान है तो। नेक्स्ट देखो, शो दैट पॉइंट दिस आर कोलिनियर। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो डिटरमिनेंट a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b 1, इन तीनों से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। मैं ना कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। a टाइम जो भी आएगा माइनस b टाइम जो भी आएगा c टाइम जो भी आएगा, ठीक है जी। a के साथ आएगा c प्लस a माइनस a प्लस b, c प्लस a माइनस a माइनस b। फिर माइनस b के साथ आएगा b प्लस c माइनस a माइनस b, b प्लस c माइनस a माइनस b। फिर c के साथ जो भी आएगा b प्लस c माइनस c माइनस a, b प्लस c माइनस c माइनस a। देख लो जी, a के साथ क्या आया c माइनस b, माइनस b के साथ c माइनस a, प्लस c के साथ b माइनस a। तो इट इज ac माइनस ab माइनस bc प्लस ab प्लस bc माइनस ac। ac से ac गया, ab से ab गया, bc से bc गया, आंसर आ गया 0। तो चूंकि ट्राइंगल का एरिया 0, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हुए, कोलिनियर। ठीक है सर जी। k12 है, k माइनस 2 एंड 12 आएगा। नाउ वो कह रहा है फाइंड k इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस 3 पॉइंट्स इज 35। एरिया कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1, इनका हाफ का मोड, ये उसने आपको 35 दिया है। ठीक है जी। मोड को उधर ले जाओगे प्लस माइनस 35 आ जाएगा, 2 को भी ले जाओगे इंटू 2 प्लस माइनस 70 आ गया। लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1।
अब इसको करना है हमने एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए मैं R1 के अलोंग कर देता हूँ, किसी के भी अलोंग कर लो। तो ट्वाइस ऑफ ये -6 का +6 हो जाएगा और 1 टाइम इट इज +-70। नाउ 2 के साथ क्या आएगा, ये गया 4 - 4 0। 6 के साथ क्या आएगा, ये गया 5 - k, 5 - k। और 1 के साथ क्या आएगा, ये गया 20 - 4k, 20 - 4k। तो ये हो गया 30 - 6k प्लस 20 - 4k इक्वल्स टू 70। तो 50 - 10k इस सॉरी +-70 इस +70 और -70। अगर मैं पॉजिटिव साइन कंसिडर करूं, इधर निगेटिव साइन, तो 50 - 10k इज 70 या 50 - 10k इज -70। तो यहां से 10k कितना हो गया, -20, तो k आ जाएगा -2। यहां से 10k कितना हो जाएगा, 120, तो k आ जाएगा 12। तो ये k की दो वैल्यूज है। बोलो जी, अगर यहां तक सारी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो, क्लियर है सर। किसी को भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो भी बोल दे। इसके बाद एनसीईआरटी की 4.3, ठीक है ना, एनसीईआरटी 4.3, इसमें जो 4-5 सवाल ही हैं, जिसमें से 2 मैंने इलस्ट्रेशन ले लिए हैं, बाकी एरिया क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप कर सकते हो समय से। ठीक है जी, अपने 2 एप्लीकेशन हुए थे, एक तीसरा देखो। थर्ड, three lines a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2, a3x plus b3y equals to c3। ये तीनों की तीनों लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट से मतलब पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट। ठीक है ना, इस तरह की कॉन्करेंट का मतलब 3 लाइनें तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से पास होती। ठीक है ना, सो 3 लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट इफ, अगर इन तीनों के कोफिशिएंट से बने डिटरमिनेंट की वैल्यू है 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 is 0। ठीक है जी ये बात। तो अगर ये डिटरमिनेंट 0, कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट 0, तो वो तीनों की तीनों लाइनें कॉन्करेंट होती है कुछ नहीं। फर्स्ट 2 को सॉल्व किया, फर्स्ट 2 को सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करके थर्ड में रिप्लेस कर दिया। अगर ये थर्ड को सेटिस्फाई कर गया तो ये कॉन्करेंट होंगी। तो थर्ड को रिप्लेस करने के बाद जो भी रिलेशन आता है वो वही है जो इसको सॉल्व करने के बाद आता है। ठीक है, चलिए, अगर सबको इतना कुछ क्लियर है तो मेरे आगे बढ़ने का भी फायदा है अब, क्योंकि काम थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, चलो, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। जब कभी भी ना बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा
ठीक है, जेई में खैर इट डजंट मैटर टू मच टू अस, ठीक है, बट कभी भी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें ना दे स्पेसिफिकली मेंशन कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सिंप्लीफाइड, ठीक है ना, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब यू आर नॉट सपोज टू डायरेक्टली एक्सपैंड इट, डू सम प्रॉपर्टीज, अप्लाई सम प्रॉपर्टीज, और उसके बाद उसको थोड़ा रिड्यूस करके हम उसको एक्सपैंड करेंगे, डायरेक्टली नहीं कर देंगे, उसमें हम जनरली फंसेंगे भी, वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो उतना फैंसी फॉर्म में डायरेक्टली नहीं आएगी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी वन कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, the value of the determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. The value of the determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. मेरी बात समझ में आई? And thus obtained determinant is called the transpose of the original one. Transpose of the original one. ठीक है ना, तो जैसे कि एक डिटरमिनेंट डी है, दैट इज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। आपने एक नया डिटरमिनेंट बनाया जिसकी पहली रो जिसकी पहला कॉलम इसकी पहली रो है, a11, a12, a13, इसकी जो पहली रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, अब जो दूसरी रो होगी उसको दूसरा कॉलम बना देंगे, सो दैट वुड बी a21, a22, a23, देन थर्ड रो वो थर्ड कॉलम a31, a32, a33। तो ये जो ऑब्टेन है इसको डी डैश बोलते हैं, डी डैश, ठीक है ना। डी डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ डी, ट्रांसपोज ऑफ डी, ठीक है। तो थ्योरम ये कहती है पहली प्रॉपर्टी की डी इक्वल्स टू डी डैश, और होना भी है, क्यों ना हो। आप पहली रो के लोग एक्सपेंड कर दो, इसमें पहले कॉलम के लोग एक्सपेंड कर दो, बात तो सेम ही है। जो वैल्यू इसमें फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड करके आएगी वो इसमें फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंड करके आएगी, क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसको एक्सपेंड कर लेना रो वन के लॉन्ग, इसको एक्सपेंड कर लेना दूसरे को कॉलम वन के लॉन्ग, बिल्कुल डिट्टो सेम वैल्यू है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। अब ना दो तरह के डिटरमिनेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि बस वही दो होते हैं, मतलब एक वैरायटी होती है। एक होता है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ये मैट्रिसेस में भी होती है वैरायटीज ना, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में क्या है कि इसमें जो डी है वो डी ट्रांसपोज के बराबर होता है, मतलब दिखता है, ठीक है। इसमें नहीं होता, मतलब वैसे मैं ये नहीं प्रॉपर्टी बोलूंगा, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी नहीं है। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कौन से हैं कि इनमें ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब क्या हुआ कि कॉन्जुगेट एंट्रीज आर सेम, ठीक है ना। जैसे डिटरमिनेंट डी है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो क्या होगा
A32 प्लस A33 इन दोनों की सेम वैल्यू होगी, A21 A12 की दोनों की सेम वैल्यू होगी, A31 A13 की भी सेम वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल D इज A B C, ये B तो ये भी B, यहां पे कुछ भी रख लो P, अब ये C तो इधर भी C, इधर D तो इधर भी D और इधर Q, ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम, और ये दोनों आपस में सेम। ठीक है ना। जो भी डिटरमिनेंट इस तरह का होगा उसको हम सिमेट्रिक डिटरमिनेंट बोलते हैं, बस ये याद रखने वाली चीज है। और इसमें क्या होता है कि जो डी ट्रांसपोज है वो डी के बराबर होता है देखने में। आप ट्रांसपोज लोगे तो पहली रो को पहला कॉलम बनाओगे तो एबीसी एबीसी रहेगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओगे, थर्ड को थर्ड, तो बिल्कुल देखने में सेम होंगे, विदाउट एक्सपेंशन हम देख के बता देंगे हाँ दोनों सेम। ठीक है जी। अब एक होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होता है कि ए आई जे प्लस ए जे आई 0 होता है, एंड ए आई आई वो भी 0 होगा। अगर आई और जे को सेम कर दूंगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई 0, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ए आई आई 0, तो ए आई आई 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ कॉन्जुगेट एंट्रीज, सम ऑफ conjugate entries is 0 and diagonal entries also 0. Diagonal entries also 0। जैसे एक डिटरमिनेंट D हो गया 0 0 0, ये P तो ये माइनस P, ये Q तो ये माइनस Q, ये R तो ये माइनस R। डायगोनल 0, A12 प्लस A21 0, A13 प्लस A31 0, A23 प्लस A32 0। ठीक है जी, मेरी बात आसान है। यस सर। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Skew symmetric matrix, skew symmetric determinants, skew symmetric determinants of odd order are always 0। जितने भी ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होंगे उनकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। जैसे ये वाला ऊपर वाला है, ये है ना, ये 3/3 का है, ऑड ऑर्डर है, इसके डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे 0 आएगा। बिना सॉल्व करे हाउ वुड वी आइडेंटिफाई कि ये 0 है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बताना, एक दो प्रॉपर्टी और चाहिए उसके लिए। बोलो जी, किसी को ये प्रॉपर्टी समझ नहीं आई हो तो अभी बोल दो। प्रॉपर्टी तो वैसे आसान सी है, इसमें क्या ही समझना। बोलो, ठीक है ना। चलिए, नाउ प्रॉपर्टी 2। Property 2, if any two rows or any two columns of a determinant दो रो, मतलब रोज आपस में, या दो कॉलम आपस में, ऐसे नहीं कि एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, वो कर भी नहीं पाओगे आप। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, then the value of the determinant changes in sign only, मतलब जैसे एक डिटरमिनेंट डी है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये D1 बोल देता हूं। एक D2 है, D2 कैसे बनाया, D2 D1 में R2 और R3 को इंटरचेंज करके बनाया।
R2 को R3 कर दिया, R3 को R2 कर दिया, तो ABC एज इट इज, इधर आ गया XYZ, इधर आ गया PQR। तो ये जो D2 है ये माइनस ऑफ D1 होगा, ठीक है ना। अब मैंने एक बार और चेंज किया D3 कैसे बनाया, वो D2 में C1 C2 को एक्सचेंज करके बनाया, तो BYQ AXP CZR C3 एज इट इज। तो फिर से चेंज हुआ, तो जो D3 है वो माइनस ऑफ D2 हो जाएगा, या बोलूं वो एग्जैक्टली D1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस है तो एक एक्स्ट्रा प्लस बाहर आ जाएगा। कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं सॉरी, कोई भी दो कॉलम करेंगे तो भी माइनस का फर्क पड़ेगा। और अगर इस तरह का ऑपरेशन दो बार लगा दोगे, ठीक है ना, दो बार रोज इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज कर दोगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। अब आप एक छोटी चीज सोचो, जैसे D1 है, D1 था मेरे पास ABC PQR XYZ, आपने इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करोगे क्या आएगा, ए के साथ क्या आ जाएगा, ए के साथ आएगा QZ माइनस YR, QZ माइनस YR, माइनस बी के साथ क्या आएगा PZ माइनस XR, और प्लस सी के साथ क्या आएगा PY माइनस QX, PY माइनस QX, ये आएगा। अब D2 बनाया हमने, D2 में क्या किया मैंने, इन दोनों को इंटरचेंज किया हुआ था, तो ABC XYZ एंड PQR। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ए के साथ क्या आएगा, ये गया YR माइनस QZ, YR माइनस QZ, माइनस बी के साथ क्या आएगा XR माइनस PZ, और प्लस सी के साथ क्या आएगा XQ माइनस PY। आप देख रहे हो यहाँ पे एक के साथ QZ माइनस YR, यहाँ YR माइनस QZ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी के साथ PZ माइनस XR, यहाँ XR माइनस PZ, यहाँ C के साथ PY माइनस QX, यहाँ QX माइनस PY, तो माइनस का फर्क है, तो D2 इज माइनस ऑफ D1, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी रमनीक, यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। पुनीत, हैरी, यस सर, आ गया समझ। आसान ही है तो। हाँ जी सर। रोहित, विशाल से साहिल, यस यस सर। यस सर। चोपड़ा जी, हाँ जी सर। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। तो नींद में घूम रहा है आज सुबह से, नहीं सर, ज्यादा हो गई थी ना? नहीं सर। नहीं तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, हो गई तो हो गई। ओ सर हथ जोड़े है महीने एक फॉर्म फलाई जाओ पहले ही नहीं काट वैसे। मैं कह रहा हूँ रात बातें ज्यादा हो हाँ गई जी थी। वही कह रहा हूँ ना, बात ज्यादा होगी फिर कर देना, तू गल्ला ही मार देता, पढ़ता नहीं था, कह रहे रहने दो फॉर्म फला लो। फोन चे इन्नी नहीं गला मार दे, माना लॉकडाउन चल रहा है, कोई नहीं छुप छुप के मिल लिया करो, इतना भी क्या बातें करने की, पूरे दिन नींद में निकल जाए। ठीक है सर। है कि नहीं? चंगा नहीं लगता इन्नी गल्ला मारना फोन से। सरकार तो क्या हुआ? रहन दो मेरी क्लास वाले है, इन्होंने फैला देना वा। तो क्या हो गया, इन्होंने फैला के जाना कहाँ है, आना तो तेरे को ही है। हाँ शर्माने वाली क्या बात। और क्या सर सच मैं बोला कुछ, ओए अंश चुप कर जा, तेरे तो मैं बोल भी देना।
पता है क्या होता है? इफ यू हैव सीन देम, दे हैव आल्सो सीन यू। ते अफवाह फलान से तू भी कटनी है। नहीं सर, अफवाह फैलाने के पैसे थोड़े लगते हैं। अब हम भी तो अफवाह ही फैला रहे तेरे बारे में कि रात ज्यादा हो गई तेरे मन में, लेकिन यही इसको सच कैसे पता लगा? सर कोई नहीं पींदा साडे घर, तुसीं ये दस करी जांदे हो। मेरे घर तो यहाँ पे रोज यहाँ पे बार खुला होता है ना शाम को। पीता तो किसी के घर में कोई नहीं है, ये तो यार दोस्ती कमीने होते हैं। ये भी है सर। हाँ मान गया, चलो मान गया। प्रॉपर्टी Property 3 चलनी है क्लास। अभी हुए हैं 10:05, 10:30 तक तो बैठे कम से कम। प्रॉपर्टी अभी आसान है। जो एक प्रॉपर्टी बहुत मुश्किल है, मतलब वो सारा चैप्टर ही उसके अराउंड है, वो कल कराऊंगा। 2 प्रॉपर्टी और करा दूं, ये आसान सी है। ओके सर। ठीक है ना? प्रॉपर्टी 3, इन ए डिटरमिनेंट if any 2 rows or any 2 columns are identical in a determinant, if any 2 rows or any 2 columns are identical, then its value is 0। या तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि एक रो और एक कॉलम आइडेंटिकल हो गए। एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है ना? इन ए डिटरमिनेंट इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। जैसे डिटरमिनेंट डी है, ए बी सी पी क्यू आर पी क्यू आर। मैं ये कह रहा हूं इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, कैसे प्रूव करोगे? एक्सपेंशन नहीं लगाना। हाउ विल यू प्रूव इट? बोलो। एक्सपैंड नहीं करना, एक्सपैंड कर, हाँ नीचे वाली सारी टर्म्स कट जाएंगे सर। हाँ वही तो ना, एक्सपैंड नहीं करना। कोई और तरीका? सर क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रो सेम है, आइडेंटिकल हो, तो वहां से 0 आता है। वो तो प्रॉपर्टी है ही। मैं इसी प्रॉपर्टी को तो कह रहा हूँ कि इसको करें कैसे, सोचो कैसे। सर देखो, इसमें से हाँ बोलो डिफरेंट डिटरमिनेंट बना के ना। देखो ऐसा करते हैं, मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देता हूँ। मेरे पास D गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो एक नया डिटरमिनेंट आएगा ए बी सी पी क्यू आर। लेकिन जैसे ही आपने 2 रोज इंटरचेंज करी, एक माइनस साइन का फर्क आएगा। यस सर। तो इसका मतलब D इक्वल्स टू माइनस डी, क्योंकि ये भी तो एक्चुअली D ही है, इस पे ध्यान दो तो 2D 0 मतलब D 0। आइए बात सुन में। यस सर। हाँ जी, सब बोल सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, दिस वाज प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4, सुनो। किसी भी डिटरमिनेंट से अगर हमें कभी कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, तो उसके हर एलिमेंट से, किसी भी एक रो के एलिमेंट से कॉमन ले लो, ठीक है ना? जैसे कि प्रॉपर्टी लिख लो पहले। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or any column
if each element of any row or any column of a determinant be multiplied by a constant k, then the value of the determinant gets multiplied by k. ठीक है ना? Then the value of the determinant gets multiplied by k. मतलब कि एक डिटरमिनेंट डी है a b c p q r x y z, ये d1 है. एक डिटरमिनेंट d2 है, उसकी पहली रो के तीनों एलिमेंट k से मल्टीप्लाइड है, k a k b k c, बाकी सब कुछ सेम है, p q r x y z. ठीक है जी. तो हम ना यहां से कॉमन ले सकते हैं, पहली पूरी की पूरी रो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो. तो मैं k अगर कॉमन ले लूं तो ये ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड बचेगा. तो ये क्या बन गया? k टाइम्स d1. तो d2 इज k टाइम्स d1. बात समझ आई? सर अगर एक ए सेकंड रो में कॉमन होता तो वैसे ही बाहर निकलना था ना. तो सेकंड रो से निकाल लेते, तो फिर KD1 ही रहना था फिर भी. तो भी KD1 रहता. अब जैसे यही है, मैंने फर्स्ट रो से कॉमन लिया, अब मेरा मन कर रहा है मैं इसको फर्स्ट कॉलम में घुसा दूं. KA KP KX BQY CRZ, कोई फर्क नहीं पड़ता. सर मतलब कॉलम आप किस से भी कॉमन ले सकते हैं. कॉलम से भी दिखा तो है कि रो और कॉलम, किसी भी रो में कॉमन ले लो चाहे किसी भी कॉलम से कॉमन ले लो, बट सेम एंट्री तीनों से कॉमन आएगी. ऐसे नहीं कि एक जगह से लेके काम चला दिया. मेरी बात समझ में आई? यस. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये कहा है डिटरमिनेंट AIJ ऑफ ऑर्डर 3/3, इसकी वैल्यू 2 है. ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर I प्लस j इंटू AIJ का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी? सोचो जी. ना 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 ना, देखो उसने हमें क्या दिया हुआ है. हमें ये दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कि ये वैल्यू 2 है. अब आपसे पूछिए वैल्यू डिटरमिनेंट इसका पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा? ये A11 होता है, मतलब 2 की पावर 1 + 1 इंटू A11, तो ये हो गया 2 स्क्वायर A11, 2 क्यूब A12, 2 की पावर 4 A13. ठीक है जी. अब जो ये वाला एलिमेंट होता है ये वैसे कैपिटल A21 है, तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3 इंटू A21, 2 की पावर 3 इंटू A21, 2 की पावर 4 इंटू A22, 2 की पावर 5 इंटू A23, देन 2 की पावर 4 इंटू A31, 2 की पावर 5 इंटू A32 एंड 2 की पावर 6 इंटू A33. ये बात समझ में आई कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. ठीक है जी. नाउ अब ध्यान दो, इस वाली रो से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, इस वाली से 2 क्यूब कॉमन ले लो, इससे 2 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 4 क्या बचेगा? A11 2 टाइम्स A12 2 स्क्वायर टाइम्स A13, A21 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A31 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A23 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A31 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A31 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A31 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A31 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A31 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर टाइम्स A23, A32 2 टाइम्स A22 2 स्क्वायर
2 टाइम्स A32 2 स्क्वायर टाइम्स A33। ठीक है जी। अब इस वाले कॉलम से 2 बाहर निकाल लो, इससे 2 स्क्वायर बाहर निकाल लो, हर एक कॉलम से भी कॉमन आ सकता है। तो 2 की पावर 4 3 7 और 2 9, 2 की पावर 9 तो यही था, 2 और 2 स्क्वायर और बाहर आ गया, क्या बचा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2, तो ये आंसर आ गया 2 रेज़ टू द पावर 13। ये आपका आंसर है। सर हाँ जी बोलो। सर हम जैसे तीनों कॉलम में जैसे 8 आ गया हमारे पास, तो कॉमन निकाल सकते हैं सारे इकट्ठे? तीनों कॉलम से मतलब तीनों कॉमन में जैसे सबके साथ 8, जैसे 8A1 8A2 जैसे वैसे चल रहा है, तो हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं ना सब में से? 8 क्यूब मतलब कॉमन आएगा ना, फिर पहले कॉलम से भी 8, दूसरे कॉलम से भी 8, तीसरे कॉलम से भी 8। ठीक है सर। मिक्स मत कर, एक रो से कुछ भी निकाल ले और एक कॉलम से कुछ भी निकाल ले, ठीक है ना? ओके सबको समझ में आए लड़कियों? यस सर। सर चलो जी, प्रॉपर्टी थी ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 5, अरे यार ये रिकॉर्डिंग में तो गया ही नहीं, अच्छा गया, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, पहले समझो ये क्या है, इसका स्टेटमेंट बाद में लिखाऊंगा। देखो प्रॉपर्टी कहती है कि एक डिटरमिनेंट है, उसकी एंट्रीज है a प्लस एक्स b प्लस वाई c प्लस जेड, ये पी क्यू आर, ये एलिमेंट। तो आप इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो, कीपिंग एनी 2 रोज एज इट इज। तो ये पी क्यू आर एलिमेंट ये एज इट इज, पी क्यू आर एलिमेंट ये एज इट इज, और फर्स्ट रो में जैसे ये समेशन है तो इसको 2 में स्प्लिट कर सकते हो, एक में एबीसी रख लिया, एक में एक्स वाई जेड रख लिया। ठीक है ना? यस तो सर। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए डिटरमिनेंट कैन बी स्प्लिट as the sum of 2 determinants keeping any 2 rows or columns as it is and splitting along third row or column। ठीक है ना? कि 2 रो को एज इट इज रखना है, कि ये वाली रो सेकंड रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज, और फर्स्ट के अलोंग उसको स्प्लिट कर दिया। जरूरी नहीं है फर्स्ट के अलोंग करो, आप फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रख के सेकंड के अलोंग स्प्लिट कर लो, ठीक है? और आपका मन करे यहाँ पे y रख लो, यहाँ पे b रख लो, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों है, देखो सपोज करो आप एक्सपेंशन लगाते, a के साथ में क्या आता, qn माइनस mr, यहाँ पे x के साथ में क्या आता, qn माइनस mr, दैट इज qn माइनस mr के साथ आता a प्लस x, वो तो यहाँ भी आ रहा है a प्लस x के साथ qn माइनस mr। तो इसी वजह से हम इनको स्प्लिट कर पाए। आई मेरी बात समझ में? बात समझ आ गई क्या? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, find the value of the determinant, find the value of the determinant a b c a plus 3x b plus 3y c plus 3z x y z। बोलो जी, पेन नहीं चलाना।
सर 0 कैसे? 0 सर 0 सर वो स्प्लिट कर दिया पहले वो सेकंड रो को, ठीक है, फिर सर वो 2 रोज ABC वो बस 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 यही करना है। ये बन गया ABC XYZ, ये तो एज इट इज, 2 रोज या 2 कॉलम्स एज इट इज रखने हैं। इसमें रख लिया ABC, इसमें रख लिया 3X 3Y 3Z। तो चूंकि 2 रोज आइडेंटिकल, इसकी वैल्यू 0, इस वाले रो से 3 कॉमन लेते ही ये दोनों रोज भी आइडेंटिकल, तो भी वैल्यू क्या है 0। तो इट इज 0 + 0, अल्टीमेटली क्या बन गया 0। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। पक्का? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, चलो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाली प्रॉपर्टी अब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारा चैप्टर उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, आपको मैंने Okay, तीन sir. छोटी छोटी एक्सरसाइज दी हैं, वो तीनों कर लेना, क्योंकि वो कर